वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज के क्वेश्चंस मॉड्यूल 1 के दो टॉपिक से रिलेटेड हैं, विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस केमिकल बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्डिंग और बैंड थ्योरी को भी इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग हमारी होती है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग में देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, option A is the correct option, that is electrovalent bond. It is also known as ionic bond. So it is the strongest bond. Now moving to the next question number 2, which of the following combination will not give sigma bond? ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं देगा? SS, SP, PP लेटरल ओवरलैपिंग एंड PP साइडवेज ओवरलैपिंग। तो अगर हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो वी हैव सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट इज ड्यू टू एंड ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा होती है साइडवेज ओवरलैपिंग की हेल्प से। तो अगर हम SS ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। SP ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। PP लेटरल ओवरलैपिंग ऑल्सो रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर PP ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो इस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो दैट मीन्स ये स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, केवल ऑप्शन D ऐसा है जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट अप इज द एंगल बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मिनिमम। किन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल मिनिमम होगा? ऑप्शंस आर BeF2, H2O, CH4 एंड NH3। तो इन चारों को अगर हम कंसिडर करें ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, तो हमारे पहले कंपाउंड के अंदर देयर इज 0 लोन पेयर, हमारे दूसरे कंपाउंड के अंदर 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास जो प्रेजेंट होते हैं, मीथेन में कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो जिस मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं उस लोन पेयर के इफेक्ट की वजह से ये लीनियर होने की बजाय बेंड शेप के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और मिनिमम बॉन्ड एंगल यहां पर होगा because of 2 lone pairs. So the correct option is option B, that is H2O. Next is which of the following molecule has least solubility in water? Solubility in water is basically depends due to the formation of hydrogen bonding. यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं या जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनकी सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है। सो वी हैव HF, CH3OH, CH3OCH3 एंड C2H5OH। सो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस हमारे पास डाई मिथाइल ईथर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। There is no hydrogen bond between this compound and hydrogen molecule. इसके अलावा HF में, मिथाइल एल्कोहल में और इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो इनकी सॉलिबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डैश देन कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग HF मॉलिक्यूल तो H और F के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सिमिलरली दूसरे HF के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जो कि रिजल्टेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा वीक बॉन्ड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। Now next question is ethanol and dimethyl ether have same molecular formula C2H6O. However, the boiling point of ethanol is higher as compared to dimethyl ether. तो ये क्वेश्चन भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। We have the options resonance,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। तो इफ वी आर कंसीडरिंग दीज टू कंपाउंड्स, इथेनॉल इट इज C2H5OH और इथाइल एल्कोहल, और डाइमिथाइल ईथर इज CH3OCH3। तो C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डाइमिथाइल ईथर में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Both are again related with hydrogen bond formation. Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. ऑर्थो और पैरा दोनों टाइप के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में फॉर्मेशन होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, और पैरानाइट्रोफिनॉल में फॉर्मेशन होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी इंट्रामोलिक्यूलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होते हैं। सो द रीजन ऑफ मोर वॉलेटाइल नेचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मोर वॉलेटाइल नेचर का मतलब है जो जल्दी से वेपोराइज हो जाए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. Orthonitrophenol has a dash melting point than paranitrophenol. Options are low, high, equal and not predicted. तो हमने अभी क्वेश्चन 7 में डिस्कस किया कि इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होते हैं। दैट्स व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is, which of the following does not explains bonding in metals? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें बैंड थ्योरी, रेजोनेंस मॉडल, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग की प्रीवियस वीडियो की बात करें जिसमें हमने डिटेल में मेटालिक बॉन्डिंग स्टडी की है, तो उसमें हमने बैंड थ्योरी भी पढ़ी है, रेजोनेंस मॉडल भी पढ़ा है और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बैंड थ्योरी को ही एक्सप्लेन करता है। सो द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि बैंड थ्योरी को या मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मेटालिक बॉन्डिंग से कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। वी हैव द ऑप्शंस NaCl, MgCl2, AgCl3 एंड SiCl4। अगर हम इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फॉर्म में अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और बीच में कुछ और एटम्स के बाद में हमारे पास आता है Cl। तो अगर हम गैप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये सीक्वेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो बाकी सबके कंपैरिजन में कम होगा। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज SiCl4, और इसका रीजन लिख देते हैं, लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज द रीजन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इट इज बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी और मेटालिक बॉन्डिंग. एन इंसुलेटर इज वन विच हैज, options are empty energy bands, half filled energy bands, completely filled energy bands and high energy difference between filled and empty bands. एक इंसुलेटर क्या होता है? जब हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी तो हमने फिल्ड और एम्प्टी एनर्जी बैंड्स को 2 डिफरेंट नाम से कंसीडर किया था, जिसमें से एक एनर्जी बैंड हमारा कहलाता है वैलेंस बैंड और दूसरा एनर्जी बैंड हमारा कहलाता है कंडक्शन बैंड। तो अगर हम इन दोनों बैंड्स को कंसीडर कर रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग में इंसुलेटर की फॉर्म में या सॉलिड्स में इंसुलेटर्स की फॉर्म में, तो इनके बीच एक हाई एनर्जी गैप होता है। इस हाई एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक बैंड से दूसरे बैंड में रिस्ट्रिक्टेड होता है।
तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज हाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फिल्ड एंड एम्प्टी बैंड्स। फिल्ड बैंड हमारे हो गए वैलेंस बैंड और एम्प्टी बैंड हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच हाई एनर्जी गैप होना ही इंसुलेटर का रीजन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। ऑप्शंस आर, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेटालिक बॉन्डिंग के लिए करेक्ट नहीं है। इट गिव्स राइज टू एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये तो मेटल्स में होती है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर्स, इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तब तक मेटल कंडक्टर्स नहीं होंगी। देन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, इसको होल्ड करते हैं अभी। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा मेटल्स की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही हाई उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो करेक्ट है। हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। Next question is based on molecular orbital theory that MOT was given by, इसको हमने molecular orbital theory के बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की फॉर्म में कंसिडर किया था कि दो साइंटिस्ट हुंड एंड मुलिकन ने इस थियोरी को दिया था 1930 में। इसके अलावा और जो ऑप्शंस में साइंटिस्ट दिए हैं, चाहे वो पॉली हों चाहे वो आफबाउ हों, इन्होंने जो भी वर्क किया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ऑर्बिटल्स की पोजीशन, इन सब पर किया था। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी पर बेस्ड है। ऑप्शन ए, ई पॉजिटिव इज लेस देन ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव इज द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ई नेगेटिव होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो इट इज करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी हमसे कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। तो ये गलत स्टेटमेंट होना चाहिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है। थर्ड स्टेटमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये तो करेक्ट है। Then molecular orbital theory was given by Hund and Mulliken, it is also correct. So the wrong statement is option B. हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नंबर जो है वो इक्वल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट अप इज अगेन पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एमओटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एमओटी के लिए? Molecule has orbitals of varying energy levels in same way as an isolated atom has, मतलब जैसे एटम्स में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं ऐसे ही मॉलिक्यूल में भी होते हैं। तो ये तो गलत नहीं है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, यानी एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के। ये भी करेक्ट है। Pauli's exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity, Aufbau principle hold true for molecule। ये सारे लॉज जो हैं ये हमारे मॉलिक्यूल की किसी ना किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इज ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या कोई ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों तरीके के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, बट इट इज इनकरेक्ट एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द एमओटी एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज द वीबीटी। दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। पहले के लिए कहा जा रहा है अंडर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, दूसरा ओवर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स, पुट्स इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, एंड अंडर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कभी भी
आयन या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ना तो ओवर एस्टिमेट किया ना ही अंडर एस्टिमेट किया, बल्कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल भी ड्रॉ कर सकते हैं और आयनिक स्पीशीज भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने केवल और केवल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पर ध्यान दिया था, जितनी भी आयनिक स्पीशीज हैं उन पर ध्यान नहीं दिया था, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मतलब इसने अंडर एस्टिमेट किया था। तो वी हैव ऑप्शंस, अंडर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ये तो गलत है। ओवर एस्टिमेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स, ये भी गलत है। पुट इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ऐसा भी नहीं किया था। underestimates the importance of ionic structures. Yes, this is the correct statement. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आयनिक स्ट्रक्चर्स को अंडर एस्टिमेट किया गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, क्या रिलेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में? दैट इज इक्वल टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के बराबर होता है। दूसरा हमसे कहा है इज लेस देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तीसरा हमसे कहा है ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड फोर्थ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो ऐसा तो नहीं होता, हम एनर्जी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज हमारे पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। दिस इज BMO एंड दिस इज ABMO। अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में कंसिडर करें तो दिस एनर्जी लेवल इज फॉर BMO, दिस एनर्जी लेवल इज फॉर AO एंड दिस एनर्जी लेवल इज फॉर ABMO। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रिप्रेजेंट किया गया है, NB माइनस NA अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मॉलिक्यूल और आयन इज स्टेबल ऑफ। मॉलिक्यूल और आयन कब स्टेबल होता है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पर। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव दैट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होंगे। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर शुड बी NB इज ग्रेटर देन NA। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हुए तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर बराबर हुए तो आंसर 0 आएगा। यहां से हमें मिलेगा नेगेटिव, यहां से हमें मिलेगा पॉजिटिव, यहां से हमें मिलेगा 0 और ये हमें ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। सो NB इज ग्रेटर देन NA इज द करेक्ट ऑप्शन। तभी हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? इट विल बी स्टेबल। नेक्स्ट इज He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज। He2 मॉलिक्यूल का डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि He2 मॉलिक्यूल्स में देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इनको अगर हम कॉन्फिगरेट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 माइनस 2/2 दैट इज 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने की वजह से इट इज अनस्टेबल। बट ऑप्शंस में हमें कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं दिया है, हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो NA इज ग्रेटर देन NB ऐसा नहीं है, NB इज ग्रेटर देन NA ऐसा भी नहीं है, NB इज इक्वल टू NA, यस इट इज। हमने जो वैल्यू प्लेस की है उसमें हम देख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इक्वल। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसीलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, या हम इसको कह सकते हैं कि हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉट अ डायटोमिक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज द लोएस्ट एनर्जी। जो एनर्जी लेवल सीक्वेंस होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s,
सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स आते हैं बॉन्डिंग, और 2p ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग, जिनमें x y z ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा भी पाई भी। तो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो सबसे नीचे वाले लेवल पर 1s, फिर 2s, देन 2p, और द ऑप्शंस विच वी आर हैविंग 2pz, स्टार 2pz, स्टार 2py, तीनों पाई ऑर्बिटल्स हैं, केवल एक ही s ऑर्बिटल हमें दिया गया है। तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा वो किसका होगा, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल का होगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the next question, that is number 23. Which of the following configuration corresponds to paramagnetic property? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड या अनपेयर्ड पर। तो पैरामैग्नेटिक जब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी एक या दो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। केवल और केवल ये 2py1 एंड 2pz1 ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक इन्हीं की वजह से है। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। O2 के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं। तो वैसे तो हमने वीडियो में बहुत डिटेल में O2 को पढ़ा है, तो हमें पता भी होनी चाहिए, याद भी हो जाते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। O2 हमारा हैवियर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास लास्ट के दोनों ऑर्बिटल्स, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि सिंगल सिंगल है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको काउंट करके लिख सकते हैं 1 and 2। सो देयर आर 2 unpaired electrons in oxygen molecule, so the correct option is option A. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज। तो अभी हमने पीछे कॉन्फ़िगरेशन में ये डिस्कस किया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पीशीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। सो presence of unpaired electron is responsible for paramagnetic behavior of oxygen. That means option D is the correct answer. Next is paramagnetic behavior of O2 can be explained on the basis of, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थियरी तो फेल हो गई थी, तो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन से हम मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताते, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम इजीली मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 27, that is number of unpaired species in Cn minus is R। unpaired electrons हमें find out करने हैं, तो we just have to write down the configuration। जो Cn मॉलिक्यूल होता है हमारा बेसिक Cn मॉलिक्यूल, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल होता है। Cn नेगेटिव होने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14, लेकिन ये मॉलिक्यूल हमारे लाइटर मॉलिक्यूल की कैटेगरी को बिलोंग करता है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज, सो एज पर द कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे ऑर्बिटल्स में कहीं भी कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दैट मीन्स ऑप्शंस में से ना तो 2 करेक्ट है ना 1 करेक्ट है, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cn नेगेटिव स्पीशीज, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इज डैश देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। बॉन्ड एनर्जी हमें जस्टिफाई करनी है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो दैट मीन्स अगर हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन को कंसीडर करें तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास होता है 3 और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होता है 2।
तो इस 3 और 2 में से ग्रेटर वैल्यू है 3 की, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी नाइट्रोजन की ही ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ना लेस होगी, ना इक्वल होगी, ना ही नन ऑफ द अबव में से कोई आंसर आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द डायमैग्नेटिक स्पीशीज अमंग NO प्लस, NO एंड NO माइनस इज। हम इन तीनों में से डायमैग्नेटिक स्पीशीज फाइंड आउट करनी है। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायमैग्नेटिक स्पीशीज कि किस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले NO का। NO में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 7 + 8 यानी कि 15। देयर आर 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो px ऑर्बिटल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये तो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। अगर हम NO पॉजिटिव की बात करें तो NO पॉजिटिव में होंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, इतना हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसमें कहीं भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो NO प्लस हमारा डायमैग्नेटिक होगा। NO माइनस को भी कंसीडर कर लेते हैं। NO माइनस में हो जाएंगे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स तक का कॉन्फ़िगरेशन तो सिमिलर होगा, और 16th इलेक्ट्रॉन हमारा चला जाएगा पाई स्टार 2p/1 में। तो यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन py में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में हमारे पास होगा, तो इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि NO पॉजिटिव में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ of the following species which has the shortest bond length? तो we have the correlation bond length is inversely proportional to bond order, that means जिसका bond order ज्यादा होगा उसकी bond length कम होगी। हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है सबसे कम बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं तो NO के लिए फॉर्मूला हमारा सेम है बॉन्ड ऑर्डर का, दैट इज NB - Na/2। तो NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 7 + 8 दैट इज 15। हमने अभी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है इसका। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 5/2, दैट विल बी इक्वल टू 2.5। देन फॉर NO प्लस हमारे पास हो जाएगा 10 - 4/2, ये वैल्यू हो जाएगी 3। देन वी हैव NO2 प्लस, तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, 9 - 4/2, यहाँ से भी वैल्यू आएगी 2.5। एंड फॉर इट शुड बी NO माइनस, एंड फॉर NO माइनस हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, तो इट विल बी 10 - 6/2, यानी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। तो आउट ऑफ ऑल दीज बॉन्ड ऑर्डर्स हमारे पास सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर है 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज NO प्लस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, विच मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, NB - Na/2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे तो इट विल बी 10 - 6/2, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 2। O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 15, इसको हम जब कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10, एंटी बॉन्डिंग विल बी 5, तो ये वैल्यू हो गई 2.5। O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17, जिसके बेसिस पर जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 10 - 7/2 एंड इट विल बी 1.5। और लास्ट O2 2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 - 8/2 दैट इज 1।
तो इन सब में जो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आया है दैट इज 2.5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज O2 पॉजिटिव इज हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर. अगला क्वेश्चन भी इस बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड है. बॉन्ड ऑर्डर हमें दिया हुआ है और उस बॉन्ड ऑर्डर का कुछ सीक्वेंस अरेंजमेंट हमें बताना है, O2 प्लस का, O2 माइनस का एंड O2 2 माइनस का. तो अभी हमने कैलकुलेट किया है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 एंड O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज 1. हमारे पास ऑप्शन है 1, 1.5, 2, 1.5, 2 एंड 2.5, 2.5, 1.5, 1 एंड 2.5, 1, 1.5. तो ये वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की, इसके बेसिस पर करेक्ट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर पर बेस्ड है. तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास O2 की वैल्यू आती है 2, O2 पॉजिटिव 2.5 और O2 नेगेटिव आता है 1.5. तो या तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो O2 माइनस, देन O2, देन O2 प्लस. और अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो O2 प्लस, लेस देन O2 एंड लेस देन O2 माइनस. तो देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑर्डर हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में है. ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी में हमें ये सेकेंड वाला ऑर्डर मिल गया है विच इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. Of the species O2 plus, O2, O2 minus, O2 2 minus, which would have maximum bond strength? Bond strength is again directly proportional to bond order. तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा. O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है 2, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर वी आर हैविंग 1.5 एंड O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हमने पीछे कैलकुलेट किया था दैट वाज 1. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा. तो दैट मीन्स हमारे पास ये 2.5 इज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. O2 positive is having the maximum bond strength. Next is question number 35. The molecule with the highest bond order among CO, CN, NO and O2. Highest bond order हमें find out करना है. तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी हैव CO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, CN नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, NO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 एंड O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16. और इन सबके बॉन्ड ऑर्डर के लिए सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है NB माइनस Na/2. तो 10 माइनस 4/2 हमारे पास वैल्यू आती है CO के लिए 3. देन CN के लिए हमारे पास जो वैल्यू है ये आती है 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा. 9 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 2.5. NO 15 इलेक्ट्रॉन्स तो 10 माइनस 5/2 ये हमारे पास आएगा 2.5 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी हैव 10 माइनस 6/2. इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 2. तो हमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास है 3. दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मैक्सिमम होगा. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस लोएस्ट एनर्जी. सबसे कम एनर्जी. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा. क्योंकि हमें पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. तो हमने अभी कैलकुलेट किया NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और CO का बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया 3. तो इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा. और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज O2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5. इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है? तो हमने अभी CO, NO, O2 माइनस इन सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किए हैं. तो एज पर अवर कैलकुलेशन CO का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 3, NO का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है 2. तो यहीं से हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है विच इज NO. बट पहले चारों वैल्यू प्लेस कर लेते हैं. O2 माइनस हमने सॉल्व किया 1.5. He2 प्लस हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है. He हम सॉल्व कर चुके हैं. He2 हम सॉल्व कर चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर 0 के रेस्पेक्ट में. He2 प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 3.
और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कॉन्फिगरेट करेंगे तो हमारे पास आता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव 2 - 1/2 जो आंसर आता है दैट इज 0.5। तो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज NO जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पॉजिटिव आयन इज। इस H2 पॉजिटिव आयन का हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। H2 पॉजिटिव आयन हमारा He2 पॉजिटिव की तरह होगा कुछ। H2 में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे केवल 1 और इस एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जब हम इसको कॉन्फिगरेट करेंगे तो इट विल बी सिग्मा 1s1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। तो Nb माइनस Na/2 करने पर हमें मिला 1 - 0/2 दैट इज 0.5। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पॉजिटिव इज 0.5। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर भी बेस्ड थे और हमने केमिकल बॉन्डिंग को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन, ये सब डिटेल स्टडी आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल जाएगी। द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मॉड्यूल 1 के प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनको आप डिटेल स्टडी की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 10 तक कुछ फिलअप्स को इंक्लूड किया है। जितने क्वेश्चंस हमने अभी इस वीडियो में सॉल्व किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दिया गया है या कहीं ना कहीं मैंने किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में उनको डिस्कस किया है। तो इट इज़ फॉर योर होमवर्क कि अगर आपको ये सारे MCQ क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन फिलअप्स को सॉल्व करके देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है किसी भी पॉइंट पर तो उस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। तो देर आर सम मोर फिलअप्स हियर, आप इनको भी नोट कर सकते हैं और इनके आंसर्स को मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप ये सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियोज में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। तब तक आप अपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।